हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर मैं शिव वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर की सबसे पहले बेसिक बातें बताऊंगा और फिर जो आपकी पहली प्रश्नावली है 4.1 उसके सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी क्लास को ध्यान से करोगे और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से लगा लोगे, बस आप पूरी क्लास को यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा जरूर एक बार। ठीक है, चलिए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होते क्या है। देखिए, जो द्वितीय चैप्टर है बहुपद, बहुपद में एक चीज आपको बताई गई होगी कि ax² प्लस का bx प्लस c, ये जो है ये आपका एक बहुपद है। लेकिन ये कौन सा बहुपद है? ये आपका एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर 2 है, यानी जब चर की अधिकतम पावर 2 होती है, ठीक है, तो उस पद को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। लेकिन इसी द्विघात बहुपद को जब हम बराबर 0 करके लिख देते हैं तो ये एक समीकरण बन जाती है और इस समीकरण को हम बोलते हैं भाई द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं भाई? द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो द्विघात समीकरण होती है वह समीकरण होती है जिसमें वेरिएबल यानी अचर की पावर अधिकतम कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 होती है वो आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो चर है, चर की अधिकतम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और एक बात और बता दूं, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें जो x के मान प्राप्त होंगे वो भी 2 ही प्राप्त होंगे। अगर त्रिघात समीकरण है तो हल करने पर उसको x के हमें 3 मान प्राप्त होंगे, और अगर चतुर्घात समीकरण है तो उसे हल करने पर हमें x के 4 मान प्राप्त होंगे। अगर वो एक घात समीकरण है तो उसको हल करने पर हमें x का 1 मान प्राप्त होगा। ये चीज़ें आप सभी लोगों को पहले पता होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। इसमें जो a, b और c है इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। a, b, c जो है ये यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण की परिभाषा आप सभी को आ गई है। तो जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें आप सभी से यही पूछा जाएगा, आपको इक्वेशन दी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न समीकरण क्या द्विघात हैं। तो आपको उनको क्या करना है? थोड़ा सा सॉल्व करना है और देखना है अगर चर की अधिकतम पावर 2 आ रही है तो वह समीकरण आपकी क्या होगी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखी है x² - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या है? x के अधिकतम पावर 2 है, इसलिए ये समीकरण आपकी द्विघात है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे नहीं लिखी, इस समीकरण को ऐसा आप लिख सकते हो, या देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो x² माइनस का या प्लस का 0x माइनस का 4 बराबर 0। आप देखिए क्या ऊपर वाली समीकरण में और नीचे वाली समीकरण में कोई डिफरेंट है? कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि 0x का उड़ा तो 0 हो जाएगा और किसी संख्या में 0 जोड़ा घटाया जा सकता है। तो इस समीकरण को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक, इस रूप में। तो अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो उसको आप द्विघात समीकरण ही मानिएगा। ठीक है, या मान लीजिए आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। ये भी आपकी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, अगर आपको समीकरण ऐसे मिल रही है 5x - 2 बराबर 0, तो इसमें x की अधिकतम पावर 1 है, इसलिए ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आई होंगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 की ओर और इसके सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डाल लेते हैं एक्सरसाइज हमारी होगी कौन सी? एक्सरसाइज हमारी होगी 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहले पार्ट को हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया जा रहा है 2x - 3, ऐसी क्वेश्चन दी गई। हमें चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो a² x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab ये प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो x² हो गया, प्लस का 2x हो गया, है ना, पहले लिख लिया, और इस 2x को इधर लाया तो माइनस का 2x हो गया,
प्लस का 1 इधर लिखा हुआ है, इस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x से 2x जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस समीकरण में देख रहा हूं मैं x की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, तो आप लिखोगे चूंकि x की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है आपकी द्विघात है। क्या है भैया, ये आपकी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है आपको लिखना है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक पार्ट और लेते हैं, इसी तरीके से दूसरा पार्ट लेते हैं। जो भी कठिन वाले पार्ट है मैं वो आपको हल करा दूंगा। यहाँ पर जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है ना, इक्वल टू आपको दिया गया माइनस का 2 है ना, और दिया गया 3 माइनस का x। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है। तो चलिए देखते हैं भाई, इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर गुणा करेंगे, देखिए माइनस 2 का गुणा 3 से हो जाएगा माइनस का 6, माइनस 2 का गुणा प्लस माइनस x से हो जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, या माइनस 6 इधर आएगा ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण बिल्कुल द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जैसी है। वैसे भी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की है, और इसमें जो x की अधिकतम पावर है वो भी 2 है। इस वजह से ये समीकरण कैसी है आपकी एक द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ अब पूरी बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए और क्वेश्चन आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखिए तीसरा चौथा पांचवा छठवां ये सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को अभी 2 क्वेश्चन देखिए सातवां वाला करा दे रहा हूँ। इसमें त्रिघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू आपको दिया जा रहा है 2x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। इसमें भी पूछा जा रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख लिया मैंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, तो आप जानते हो कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर भैया a प्लस बी होता है। ये सूत्र सभी को पता है। अब यहाँ पर a के स्थान पर कितना भाई x है, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस b के स्थान पर 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, प्लस 3ab 3 इंटू a के स्थान पर x और b के स्थान पर आपका 2 है, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का गुणा माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर हुई पूरी बात कि नहीं क्लियर हुई। आप देखिए ये आपका हो जाएगा x क्यूब है ना, और 2x क्यूब इधर आएगा तो ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस का ये 8 हो जाएगा, और 3 दूनी आपका प्लस का ये 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, और इधर से 2x लाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया x क्यूब माइनस का 2x क्यूब। देखिए x क्यूब से माइनस का 2x क्यूब जाएगा, माइनस का x क्यूब बचेगा। बताइए बचेगा कि नहीं। देखिए माइनस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का 8 लिखा हुआ है, और 6x का गुणा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x का गुणा 2 से करेंगे ये 12x हो जाएगा, और प्लस का ये आपका 2x हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस का x क्यूब प्लस का आपका पहले 6x स्क्वायर लिख लीजिए, उसके बाद 12x 2x ये आपका हो जाएगा 14x, और उसके बाद 8 लिखा 8 लिख लीजिए, बराबर 0। इस इक्वेशन को देखने पर हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की अधिकतम पावर यहाँ पर कितनी है 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। और द्विघात समीकरण की परिभाषा ये होती है कि ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम पावर 2 हो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। तो यह द्विघात समीकरण क्या है भाई, नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है 3 है। बताइए अब आप सभी लोगों को बात पूरी समझ में आई कि नहीं है। भैया बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये नहीं कि 8वां नंबर ऐसे ही आप देख के बता दो ये आपकी द्विघात नहीं है, क्योंकि उसमें x क्यूब लिखा है, लेकिन देखिए बगल में x माइनस 2 का होल क्यूब है। होल क्यूब खोलोगे तो क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है स्क्वायर वाला ही बचे। तो ये आप सभी को इस तरीके से हल करके चेक कर लेना है कि अगर x की अधिकतम पावर 2 आ रही तो वो द्विघात है, अन्यथा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ये क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी पार्ट में दिक्कत आएगी तो कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं उस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरी वाले प्रश्नों की ओर, और उसमें आपसे देखिए लैंग्वेज में बोला जाएगा और आपको उसको द्विघात समीकरण बनाना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है, और आगे की प्रश्नावलियों में उनको हल करना भी रहेगा। अभी हल करने के लिए बात नहीं कही गई है। देखिए भाई
अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए बताया जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब पहली समीकरण दी गई कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, उस पर निर्देश दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको केवल द्विघात समीकरण यानी ax² + bx + c टाइप के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई में बात क्या कही जा रही है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब अगर हम ये मान लें, पहला पार्ट है दूसरे का, अगर मैं ये मान लूँ कि जो आयताकार आपका क्षेत्र है, आयताकार भूखंड है कि अगर हम चौड़ाई मान लें, क्योंकि सारा काम चौड़ाई पर डिपेंडेंट है, x मीटर मान लें, तो प्रश्नानुसार ये बताया जा रहा है कि जो लंबाई होगी, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार जो आयताकार भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब चौड़ाई x थी, उसका दोगुना प्लस एक अधिक है, ये आपका हो गया, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? मैंने जैसा प्रश्न बोला वैसा ही किया है। अब ये बताया जा रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 दिया गया है। कितना दिया गया प्रश्न में? 528 दिया गया। मैंने 528 के बराबर दिखा दिया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई है आपकी 2x + 1 और चौड़ाई आपकी है x, इनका गुणनफल दिखाएंगे 528 के बराबर। x का गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x का गुणा 1 से करेंगे x हो जाएगा, बराबर 528 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x² प्लस का x और 528 इधर लेंगे, माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण आप देख सकते हो कि ये ax² + bx + c टाइप की बन गई। हमें क्या करना था? प्रश्न में यही बोला जा रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आपको द्विघात समीकरण मिल गई कि नहीं मिल गई, बताइए भाई। पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है भाई, दूसरे के पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? दूसरे पार्ट में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए इधर, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों की अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए 1 है तो इसके बाद वाला क्रमागत का मतलब इससे क्रम आने वाला दूसरा पूर्णांक क्या होगा? 3 होगा। तो मैंने 2 में 1 जोड़ा तब हमें 3 प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लूँ कि माना वह पूर्णांक कितना है भाई? x है, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 1, क्योंकि क्रमागत की बात कही गई है। अब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्नानुसार बात आपसे ये कही जा रही है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब ये और ये, इनका जो गुणनफल है x और x + 1 का, वो कितना है? 306। मैंने दिखा दिया। x का गुणा x से करेंगे x², x का गुणा 1 से करेंगे प्लस का x और बराबर 306। ये हो गया x² प्लस का x, 306 इधर आएगा, माइनस का 306 और बराबर 0। ये समीकरण भी आपकी द्विघात समीकरण के रूप में बन गई। और प्रश्न में यही भैया पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बस आपको यही द्विघात समीकरण के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, आपको भी व्यक्त कर देना है। ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 3। कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 3, मिलने नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। माँ है तो बड़ी तो होगी ही भाई। ठीक, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहली बात तो ये बात बताई गई कि जो रोहन की माँ की आयु है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर आपको मानना किसको पड़ेगा? माना रोहन की आयु की वर्तमान आयु में लिखूंगा। यहाँ पर वर्तमान आयु मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष है। कितनी में मान लेता हूँ? x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान के चलते हैं। तब प्रश्नानुसार ये बताया जा रहा है कि जो रोहन की माँ है,
उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष अधिक, मतलब x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। बताइए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। आगे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो देखिए भाई 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद रोहन भी 3 साल ज्यादा हो जाएगा, माँ भी उसकी 3 साल ज्यादा हो जाएगी। तो रोहन की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, तथा माँ की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 29 वर्ष। बताइए बात समझ में आई? अब ये बताया जा रहा है इसमें कि इनकी आयु का गुणनफल कितना है? इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, तब आयु का गुणनफल दिखाएंगे। देखिए x प्लस 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का जो गुणनफल है x प्लस 29 वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। वैसा मैंने कर दिया जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है। x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, x 29 का गुणा करेंगे 29x, 3 और x का गुणा करेंगे 3x, और 3 और 29 का गुणा करेंगे 3 9 27 है ना, और 3 9 6, 6 तो कितना हो जाएगा? 8, 87 हो जाएगा, इक्वल टू 360। ये x स्क्वायर हो जाएगा, 29 में 3 जोड़ेगा ये आपका 32x हो जाएगा, और देखिए 360 इधर आएगा तो प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का 32x, और देखिए 360 से आपको घटाना है 87 तो कितना बचेगा? 3 इधर, और इधर देखिए आपका 35 से 8 जाएगा 27 बचेगा, यानी आपका 273 माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या भाई ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है ना? अब देखिए ये समीकरण के रूप में मैंने इस बात को व्यक्त कर दिया कि नहीं? देखिए भाई सभी लोग, गर्मी भैया बहुत है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको रब कर दें भाई। ठीक, इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं देखिए इसको कितना सरल कर दूंगा आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का चौथा पार्ट है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को वो तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना, तो आप बस कुछ ना करो, जो ज्ञात करना उसी को मान लो। माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दूरी कितनी तय करना है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तब समय कितना लगेगा? आप ध्यान दीजिए, समय कितना लगेगा। आपने एक सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, कक्षा 9 में ही फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो समय बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब दूरी कितनी है? 480 है, और चाल कितनी है? x है। तो समय इतने घंटे का लगेगा, घंटे का लगेगा, सेकंड में नहीं कीजिएगा क्योंकि प्रति घंटा है। तथा अब बात ये कही जा रही है कि अगर हम क्या करते हैं कि ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। ठीक है, चाल कितनी कम कर देते हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। आप ही बताइए। तथा अब जब रेलगाड़ी की चाल कितनी कर दी जाती है? रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, तो वह समय कितना लेती है? तो समय लेगी आपकी, देखिए दूरी, पहले तो दूरी तो उतनी ही रहेगी है ना, और चाल कितनी है? x माइनस 8, पहले ये घंटा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार पर थोड़ा ध्यान दीजिए बस। देखिए दूरी तो बदल नहीं रही, चाल घट बढ़ रही। तो जैसे आप मान लीजिए एक बाइक चला रहे हो, सोचिए जरा एक बार सवाल को ध्यान से। आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप अपनी बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे थे।
अब 480 किलोमीटर की, तो मान लीजिए आपको समय कुछ लग रहा था, मान लीजिए 3 घंटे 2 घंटे जो भी लग रहा था, मान लीजिए कुछ समय लग रहा था, 3 घंटे मान लीजिए लग रहा था। जब आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी बाइक चला रहे थे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ समय लगा, मान लीजिए 3 घंटे का समय लगा। क्या आप अगर उस चाल को, अपनी बाइक की चाल को थोड़ा सा कम कर देते हो तो क्या आपको फिर भी 3 घंटे का समय लगेगा? तो आप कहोगे नहीं, आप कहोगे उससे ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बाइक थी उसकी जो चाल है वो कम हो गई है, इस वजह से समय ज़्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं? अगर इस बातों को पकड़ लियो तो देखिए भाई, एक तरफ मैंने समय लिखा 480/x और एक तरफ मैंने दूसरा समय लिखा 480/x-8। अब प्रश्न में ये बोला जा रहा है, देखिए पहले चाल हमारी कितनी थी? ज़्यादा थी, और बाद में चाल हमारी हो गई कितनी? कम। अब ये कम हो गई अगर चाल, तो जाहिर सी बात है ये जो मैंने समय निकाला, ये समय तो है, ये समय ज़्यादा है। ये समय क्या है? ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा थी, इसकी चाल कम हो गई, तो ये समय ज़्यादा ले रही है, ये समय कम ले रही है। अब 3 घंटे कम समय लेती है, हमारी बात को समझो। पहली बात तो ये आपको समय देखना, 3 घंटे कम समय की बात कही जा रही है, तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है और इसमें समय कितना लग रहा है भाई? कम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा तेज चल रही। तो अगर प्लस का 3 इसमें हम जोड़ दें तो दोनों का समय बराबर हो जाएगा। बताइए बात समझ में है कि नहीं? इसमें समय ज़्यादा लग रहा था, इसमें समय कम लग रहा था ना, इसमें समय कम लग रहा था, तो अगर 3 इसमें जोड़ लें तो दोनों का समय क्या हो जाएगा? बराबर। बस अब इसी समीकरण को हल कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए हम 480/x अब उधर लेकर जाएंगे, इधर 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 480/x-8। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 480/x हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं, इसको थोड़ा मैंने रफ कर दिया है ना। अब देखिए इन दोनों में आप 480 कॉमन ले सकते हो ऊपर अंश से, ब्रैकेट में आपका बच जाएगा 1/x-8 माइनस 1/x, यही तो बचेगा। बताइए 480 आपने अंश से कॉमन ले लिया, दूसरे पक्ष में आपका 3 बच रहा है, उसको लिख दीजिए। 3 से इसको काटोगे 160 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 3 1 कम 3, इसके नीचे 1 मान सकते थे कि नहीं? अंश से अंश काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 6 18, इतना बच जाएगा। अब देखिए ये 160 हो गया, ब्रैकेट को हल करेंगे, x 1 कम x माइनस, इसका इधर से गुणा करेंगे, ये x + 8 हो जाएगा, और बटे में x का गुणा हो जाएगा x - 8 से, और बराबर आपका 1/1 हो जाएगा। अब 160 का गुणा, देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, 160 का गुणा किससे हो जाएगा? 8 से, ऊपर ये इससे कैंसिल हो गया, और इसका गुणा उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 8। चलिए भाई देखिए 8 शून्य 0, 8 6 48, 8 1 कम 8 4 कितना हो जाएगा? 12, 1280 बराबर x² और माइनस का कितना हो जाएगा? 8x। इसको उधर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा x² माइनस का 8x, 1280 उधर जाएगा, माइनस का 1280 बराबर 0। देखिए मैंने आपके सामने द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया कि नहीं? सभी लोग चेक कर लीजिएगा भाई, है ना। सवाल उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा आंसर में हेरफेर हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक यही आपकी है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। देखिए गर्मी बहुत थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्लास ली, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम आगे की प्रश्नावली के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।